आपके साथ आस्था कौशिक। 26 तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दिग्गजों के सियासी वार पलटवार बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच हमारी चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अलीगढ़। एएमयू के पास हैबिटेट सेंटर में आज हमारा पड़ाव है। यहीं से अलीगढ़ के मुद्दे जानेंगे और साथ ये भी जानेंगे कि जनता किन मुद्दों पर, किस आधार पर अपने प्रत्याशी को रेट कर रही है। बीजेपी का गढ़ कहा जाता है अलीगढ़, क्योंकि यहाँ पर आप सांसद से लेकर विधायक से लेकर निगम से लेकर और यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष भी बीजेपी का है। बहुत सारे सवाल होंगे, जनता रिपोर्ट कार्ड देगी, अपने लोकल मुद्दों की बात करेगी। लेकिन इस बीच जैसे ही लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी वार पलटवार बेहद तेज हो गए हैं। सियासी अखाड़ों में पारा पूरी तरीके से हाई है। दूसरे चरण की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं जिन पर मतदान होना है और 2019 का डेटा अगर उठा के देखें तो इन 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी ने 2019 में कब्जा जमाया था। एक सीट अमरोहा की वो बसपा के दानिश अली जीते थे और बाकी की जिन 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था उनमें से 6 पर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी और जबकि एक मेरठ की सीट जहां पर बीजेपी कम मार्जिन से जीती थी, 4700 वोटों से बीजेपी जीती थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गारंटी वर्सेस वादों का पिटारा, इस जंग में जनता किसके साथ है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। दूसरे चरण का रण, सीएम योगी ने बनाई रणनीति। हम तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सब जगह प्रचार करना, जो कैंपेन करना कर रहे हैं। लेकिन मेरी सब जनता से, यहाँ के हमारे स्थानीय जितने भी हमारे ब्रजवासी हैं, मथुरा के, वृंदावन के, सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग जरूर वोट डालने के लिए जाइए। छत्तीसगढ़ में योगी की हुंकार, कांग्रेस पर करारा प्रहार। अभी हमें राजस्थान के विकास को, देश के विकास को नई बुलंदी देनी है, बहुत कुछ करना है और ये संकल्प लेके मैं चल पड़ा हूं। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की, सत्ता आती आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बरेली में बीएसपी के साथ चोट, कहां बटेंगे मायावती के वोट। वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है, लेकिन यहाँ की इस क्षेत्र की जो फसल है, जो कारोबारी लोग हैं, जब हमारी पार्टी पावर में थी तो हमने इस मामले में पूरा ध्यान रखा है। कल अलीगढ़ आएंगे मोदी, बीजेपी को मिलेगी जीत की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं। गन्ना बेल्ट में दूसरे फेज का दंगल, किसका सियासी मंगल। हर मतलब आज वो साफ दिखाई दे रहा है। इंडियन पॉलिटी पे उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। फिर रोजगार के लिए क्षेत्र में कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, लेकिन सबसे पहले अलीगढ़ की जनता, आप सभी लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए क्योंकि आज आपका दिन है। आप ही का शहर, आप ही की चर्चा और आप ही के मुद्दों और यूपी और देश की सियासत पर होगी बात। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेपी नेता शिव नारायण शर्मा जी का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता विनोद सविता जी हमारे बीच में हैं। बसपा के नेता मोहम्मद फुरकान साहब हमारे बीच में हैं और साथ ही इंजीनियर आगा यूनुस, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में। जोरदार तालियों के साथ सभी लोगों का स्वागत कीजिए। तो सबसे पहले सवाल हम बीजेपी के पास ले चलते हैं क्योंकि कल यानी सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी रैली के लिए आ रहे हैं अलीगढ़ और जबरदस्त तैयारियां आप लोगों की हैं और उसमें से समय निकालकर आज यहां पर आए हैं अपने मुद्दे और जनता को जवाब देने। अलीगढ़ जिसको तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, एक तरफ लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के भी दावे हैं। आप लोगों की जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। सांसद से लेकर विधायक, पार्षद, जिलाध्यक्ष भी आप ही का है। कल विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अलीगढ़ में आ रहे हैं और अलीगढ़ की जनता उनके स्वागत के लिए तैयार है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
कल नुमाइश मैदान पूरी तरह से भरा होगा। लगभग 3 लाख लोग अपने देश के प्रिय नेता को सुनने के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी 2014 में भी अलीगढ़ में आए थे, 2019 में भी अलीगढ़ वो सब ठीक है, ये सारी बातें रखने के लिए कल का मंच है, लेकिन आज आप ये बताइए कि 5 साल में क्या कामकाज किए हैं आपने, जो वादे किए थे जनता से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से लगातार इस देश में है और 2014 से अलीगढ़ के लोकप्रिय सांसद सतीश गौतम का 10 वर्ष का कार्यकाल है। डबल इंजन की सरकार है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2014 से पहले का अलीगढ़ और 2014 के बाद के अलीगढ़ में जमीन और आसमान का अंतर है। चाहे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे जीटी रोड को 6 लेन करने का मामला हो, चाहे जिस भवन में हम खड़े हुए हैं ये कल्याण हेरिटेज सेंटर हो, अलीगढ़ को विकास करने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किया है। ठीक है, समाजवादी पार्टी से इस पर रिएक्शन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले का अलीगढ़ और आज 10 साल बाद का अलीगढ़ जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने तो आसमान पर अपने दावे लिख दिए, अब बताइए आप जमीनी हकीकत क्या कहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष श्री अखिलेश यादव जी 23 अप्रैल को अलीगढ़ नमाज में आ रहे हैं। आप सबसे अपील करता हूं हजारों की संख्या में पहुंचे। अभी शिवनारायण शर्मा जी ने कहा डेवलपमेंट की बात, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई अभी, उसका अभी फाउंडेशन तैयार नहीं है। डिफेंस कॉरिडोर जमीन पर धरातल पर नहीं है। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर अलीगढ़ तक करोड़ों रुपया खर्च कर दिया सरकार ने, अधिकारियों ने, लेकिन धरातल पर आपके एक भी यूनिट उत्तर प्रदेश में नहीं आई, अलीगढ़ में एक भी यूनिट नहीं आई। जितनी यूनिटें श्री अखिलेश यादव जी की ने अलीगढ़ से लेकर के लखनऊ से लेकर के नोएडा में स्थापित की हैं, उतनी यूनिटें किसी भी नहीं की आपकी सरकार कुछ नहीं कर पाई तक। ठीक है, कांग्रेस का रुख करते हैं, उसके बाद हम जनता के बीच में चलेंगे और आप सब लोगों से मेरी यही अपील, जिनको बात रखनी है अपना हाथ ऊपर करें, मैं एक एक करके माइक लेकर आऊंगी। ठीक है, लौटते हैं, सबसे पहले मेहमानों से कमेंट लेते हैं। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि आप गठबंधन में हैं समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन बहुत सी महत्वपूर्ण सीटों पर आप लोग एक्टिवली चुनाव प्रचार के मैदान में नहीं नजर आते। फर्स्ट फेज में हमने देखा ज्यादातर बड़ी सीटों पर अखिलेश यादव या राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। सवाल बहुत सारे उठे कि आप मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं नहीं। देखिए, देश जो है युग पुरुष और यशस्वी नेता माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और नेतृत्व में मतलब आपने मान लिया क्या कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री इस देश के? हमने आगामी प्रधानमंत्री, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है कि देश आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमने आगामी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 40 से 45 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सीटें आ रही हैं और ये अभी दूसरे राहुल गांधी को पीएम का चेहरा मान लिया क्या? अभी कांग्रेस ने कहा आपके सहयोगी दल, उस पर बताइए। मुझे कौशिक जी बोलने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। जब उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के बाद हम जब पूर्वांचल में चलेंगे तो 40 से 45 सीटें, वो सब ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स आप समझ गए ना। वो बात को इतना घुमा रहे, एक बार भी हाँ उन्होंने नहीं कही, तो आप समझ रहे हैं शब्दों का इशारा। ममता बनर्जी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बहुत से चेहरे। यही तो बहस थी कि आपका चेहरा नहीं बन पा रहा है। देखिए, ये सब चेहरा जो है, जब हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन जो है एक मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और देश के जो लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो जिस तरह का संघर्ष माननीय राहुल गांधी जी ने किया है वो जन जन में व्याप्त है। आज देश संकट में है और आज ये भाजपा के जो यहाँ लोग आए हुए हैं ये खुद कह रहे हैं कि मोदी सरकार में देश विफल हो चुका है और 400 हार, इस बार 400 हार का सामना मोदी, क्योंकि देखिए ये अशिक्षित ये लोग हैं और ये बेरोजगार लोग हैं। ये जब बेरोजगार बनेंगे तभी तो भाजपा ही बनेंगे। आज बेरोजगारी चरम पर है। अब बहुत तरह के कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ चर्चा में दिए। एक तो ये आप कह रहे हैं सारे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अशिक्षित हैं, दूसरा आप ये कह रहे हैं वो सब बेरोजगार है इसीलिए वो भाजपा में शामिल हो गए। आप ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी में क्या सिर्फ अशिक्षित बेरोजगार शामिल होते हैं? कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है। मैं लौटूंगी आपके पास। बसपा चुनावी मैदान में है, आप लोग यहाँ पर टक्कर दे रहे हैं और अलीगढ़ से आपने ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है मैदान में और इसीलिए यहाँ की जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो गई है। तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा, ये बताइए किसके फेवर में जाएगा? आप तो इंडिपेंडेंटली ना आप इस गठबंधन के साथ ना आप उस गठबंधन के साथ, जैसा आप ऊपरी तौर पे कहते हैं। देखिए, ऐसा है, ये जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत अच्छे लोग हैं और ईमानदारी की बात कहते हैं। शर्मा जी, जिस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं ये मेरे 10 हाथ से बना है, वो पत्थर लगे हुए हैं, देखिए जाकर।
और 17 के बाद 17 के बाद अलीगढ़ चेंज हुआ है। आप सब जानते हैं, मेरे सब साथी हैं, किसी भी पार्टी के हों, इस 17 में के बाद, उससे पहले तो 20 साल से बीजेपी बैठी हुई थी। बताइए क्या हुआ? ये सब बसपा के मेयर ने बनाया है। मायावती जी के हुक्म पर सबको बराबर निगाह से दिया जाए, बीजेपी हो कोई भी हो, एक आदमी हो, ये सब हमारा बनाया हुआ है। झूठ बोलो तो इतना बोलो जो अच्छा भी लगे। ठीक है, चलिए जनता के बीच में चलते हैं, जनता का रुख करते हैं, एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। क्या नाम है आपका और क्या बात रखना चाहते हैं, किससे सवाल? कैमरे जी खड़े होके बोलिए कैमरे के सामने। मैं दिनेश कुमार। हमारे 2 प्रश्न हैं। एक तो और सबसे बड़े मुद्दों से संबंधित प्रश्न है, इसको मैं बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछना चाहूंगा। पहला, ये विधायक सांसद 5 बार 8 बार 13 बार जीतेंगे, 13 पेंशन इन्हें मिलेगी। एक सरकारी शिक्षक कर्मचारी 32 साल 28 साल 36 साल सेवा देने के बाद अभी चंद्रयान की जो लैंडिंग कराई गई, इतना एडवर्टीज किया गया, उन वैज्ञानिकों को पेंशन नहीं, अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं, शिक्षक कर्मचारियों को पेंशन नहीं। आप ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं। 10 सेकंड जल्दी बात पूरी कीजिए, मुझे औरों के सामने। बस मैं 30 सेकंड और लूंगा। 30 सेकंड नहीं, 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड। कि जिन मुद्दों पे 10 साल पहले मोदी सरकार आई, भ्रष्टाचार से के महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार, 100 दिन में काला धन, किसानों को नहीं आए, आज उस पे 10 साल बाद भी बोलने को तैयार क्यों नहीं है? ठीक है, ये सवाल बीजेपी के नेता से हम पूछेंगे। कोई और? जी आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है, मैं अलीगढ़ नगला पटवारी से हूँ। मैं भाजपा प्रवक्ता जो है उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने भी बहुत प्रचार करा था बुलेट ट्रेन का। मैं भाजपा प्रवक्ता से और भाजपा के जितने भी समर्थक हैं उनसे पूछ रहा चाहता हूँ, जब एक भी बुलेट ट्रेन का स्टेशन बता दें कौन सा बन गया। ठीक है, कब तक आएगी बुलेट ट्रेन? कब तक आएगी बुलेट ट्रेन? ये जनता पूछ रही है। आप आइए, क्या नाम है आपका? 1 सेकंड। मैं जितेंद्र आर्य। मेरा सवाल बीजेपी के प्रतिनिधि से है कि जैसा कि यूपी में हम देख रहे हैं, छात्रों के लिए आप रोजगार तो है ही नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उसके बाद भी अगर कोई वैकेंसी आती है, उसका एग्जाम होता है, उसका पर्चा लीक हो जाता है, आप एग्जाम तरीके से करा नहीं पाते हैं, और आप बात करते हैं अच्छे कानून व्यवस्था और अच्छे प्रशासन की। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी भी भर्ती का पर्चा लीक होता है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, लेकिन आप बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि आपका प्रशासन बहुत अच्छा है, आपकी कानून व्यवस्था। क्या नाम है आपका? अमित गोस्वामी। अभी बसपा ने कहा कि जिस जमीन पर खड़े हैं इन्होंने हैबिटेट सेंटर बनवाया, इनको ये पता होना चाहिए कि ये हैबिटेट सेंटर सध्या बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर जो हैबिटेट सेंटर है, इस जमीन पर सपा और बसपा के माफिया को कब्जा था, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा खाली करा करके इसको बनवाया गया। दूसरा, कांग्रेस और सपा के लोग ये जो कहते हैं कि हम लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, बहुत सीधा सा स्पष्ट है। आप संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, ये संविधान में स्पष्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में SC ST के छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज तक आपने AMU के अंदर SC ST के छात्रों को आरक्षण व्यवस्था क्यों नहीं दी? तीसरा विषय, अभी समाजवादी वाली जो बात कर रहे थे, जब अलीगढ़ के अंदर 5 लाख छात्र पूरे इस मंडल का इस अखिलेश सरकार से बेहतर शिक्षा की मांग करता था, तो समाजवादी के अखिलेश यादव उनको लाठीचार्ज और मुकदमे देने का काम किया। ठीक है, बैठिए। 3 विषय आपने उठाए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आगे आइए। 1 सेकंड सर, मैं आती हूँ। मैं 2014 की जो जनता का ओपिनियन है वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। 2014 से पहले लाखों मुद्दे थे, और वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी और योगी सरकार ने पूर्ण रूप से उन्हें पूरा किया है। और पूरे अलीगढ़ में यदि आप घूमेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, चाहे जेवर पे एयरपोर्ट हो, चाहे धनीपुर मंडी का एयरपोर्ट हो, बहुत तमाम। लेकिन अब यदि कोई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को जनता बीजेपी को दोबारा तिबारा लेके आ रही है, वो मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में POK का समावेश और AMU के अंदर हिंदू आरक्षण और मथुरा में हमारे कृष्ण भगवान का जन्मभूमि, ये हमारे मुद्दे हैं। और इस बीच चुनाव प्रचार के चरम पर है। दूसरे चरण के लिए हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पहुंच चुके हैं। आप हमारी डिबेट में आए हैं, ये बताइए मुद्दे क्या है? आप लोगों की सुन रहे हैं, यहाँ जय श्री राम का भी नारा लग रहा है, यहाँ POK की भी बात हो रही है, और AMU में
हिंदू रिजर्वेशन। आपका सवाल सुन नहीं पाया हूँ। आपका इतने शोर में मैं एक सेकंड, मेरी अपील है आप लोगों से, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नहीं शांत हो जाइए। आप अपने लोगों को बोलिए नारे ना लगाए, वरना आप तक आवाज नहीं जाएगी। शांत हो जाइए। आपने यहाँ अलीगढ़ के लोगों की बात सुनी। यहाँ अगर मैंने मुद्दा उनसे पूछा तो उन्होंने जय श्री राम भी कहा, उन्होंने पीओके की भी बात कही और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यकों के अलावा भी छात्रों के रिजर्वेशन या कोटे की बात कही। देखिए, हम तो आए हैं प्यार का दीपक जलाने। जो अलीगढ़ की जनता के बीच में से बिल्कुल नफरत का बीज बो दिया गया है, उसको मिटाने के लिए आया है। ये आपका छोटा भाई, आपका बच्चा। मैंने पहले दिन से नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और यही मैं चिरतार्थ करता हुआ मैंने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। केवल इसी मुद्दे के साथ मुझे किसी और मुद्दे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो नफरत का बीज पिछले 10 साल से इस अलीगढ़ की सरजमी पे बोया गया है, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। आप किस नफरत की बात कर रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए, सवाल होने दीजिए। आप किस नफरत की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा जय श्री राम, आप कह रहे हैं कि हम चारों भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्या जय श्री राम कहने से किसी की एकता भंग हो सकती है? नहीं, अलीगढ़ में केवल एक मुद्दा है विरोधियों के पास, जिन्ना जिन्ना और जिन्ना। अगर वाकई में हटाना चाहते हैं तो हटा देना संसद से। अलीगढ़ की सरजमी से क्यों हटाना चाहते हो? क्या उन्होंने इस अलीगढ़ में क्या उस शिक्षा की तालीम की उस मंदिर में कोई उनका योगदान नहीं है जो आप जिन्ना की तस्वीर हटा देंगे? इन भोले वाले बच्चों को भटकाकर आप भारत के बंटवारे में भी जिन्ना का योगदान, जिन्ना का योगदान भारत के बंटवारे में धर्म के आधार पर दिया गया। आप मुझे बताइए, जैसे ही मैं यहाँ आया था, एक सेकंड भैया, जैसे ही मैं यहाँ आया था मैंने एक बात सुनी। अगर नहीं, अगर मेरा अभी जैसे आया था, नहीं, मैं जैसे ही यहाँ आया था, जैसे ही मैं जैसे ही मैं यहाँ आया था, मैंने सुना राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। रोजगार की बात करिए। जैसे ही मैं आया था, आवाज आई कि हमने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनाई। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग हैं, क्या मेरे उन धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र बच्चों का, जिन्होंने इतना अत्यधिक संघर्ष किया उस यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ में लाने के लिए, क्या उनका योगदान बिल्कुल भुला दिया गया? क्या उस दौरान संघर्ष में उन बच्चों पर लगे मुकदमे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटा दिए? जो कहते हैं आपका कहना है कि आंदोलन में जो छात्र बैठे हैं उनके ऊपर मुकदमे वापस ले जाए, लेकिन एक बात अब भी समझ से बाहर है कि जिन्ना का जिक्र करेंगे तो समाज में एकता आएगी और जय श्री राम कह देंगे तो समाज बट जाएगा और समाज में नफरत का बीज आ जाएगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मुझे बताइए। आज के दौर में भी जिन्ना का नाम लिया जाएगा इस देश में? देखिए, हम बात करना चाहते हैं जो देश के अंदर ज्वलंत मुद्दा है, जो आपने अभी शुरू में कहा था, गारंटी वर्सेस वादा। मोदी की गारंटी मोदी खुद ले रहे हैं। मोदी की गारंटी है क्या? मोदी की गारंटी झूठ की गारंटी, मोदी की गारंटी महंगाई की गारंटी, मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी, मोदी की गारंटी अशिक्षा की गारंटी, मोदी की गारंटी बदहाल किसानी की गारंटी, मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार की गारंटी। ये सब कुछ तो हुआ चुनावी भाषण। आप लोग प्रचार में मंचों से जाकर इस तरह के नारे लगा रहे हैं, लेकिन सर देखिए, ये टीवी डिबेट है, यह फैक्ट के आधार पर बात होती है। अगर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अगर आप अशिक्षा की बात कर रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं हेल्थ सुविधाएं नहीं है, तो मुझे कोई डेटा दीजिए, कोई आंकड़ा दीजिए, कोई तथ्य बताइए। इस तरह चुनावी नारे लगाने के लिए तो आप लोगों का खुद का मंच होता है। मैं मोदी की गारंटी को झूठ की गारंटी तर्क के साथ बताता हूँ। इसी मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ सालाना रोजगार दूंगा, वो 2 करोड़ सालाना रोजगार छीनने का काम किया। इसी मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में दूंगा, उन्होंने नहीं दिया। यह तर्क संगत बात है। मैं कहना चाहता हूँ, लाल किले के प्राचीर से इसी मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल दूंगा, वो नहीं दिया। 2022 तक किसानों की आय दूनी करूंगा, वो वादा झूठा निकला। इन सभी सवालों का जवाब बीजेपी से लेते हैं। एक सेकंड, इन सभी सवालों का जवाब लेते हैं। विपक्ष जो मुद्दे खड़े कर रहा है आपके खिलाफ, वो पूछ रहा है आपका रिपोर्ट कार्ड। आपने किसानों के लिए क्या किया?
आपने नौकरियों या रोजगार के बंदोबस्त के लिए क्या किया, आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया? मैं एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी आप ही का प्रश्न हुआ था कि अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा था कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। जब समाजवादी पार्टी के नेता से आपने पूछा कि क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर सकते हैं, तो उन्होंने उस बात को घुमा दिया। देश जानता है कि गठबंधन में अभी तक देश का इनका नेता तय नहीं है। देश का प्रधानमंत्री राहुल जी बनेंगे, अखिलेश जी बनेंगे, अरविंद केजरीवाल बनेंगे, ममता बनर्जी बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तय ही नहीं कर सकते। और देश ने अपना प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया है। देश का एक ही प्रधानमंत्री है, वो है नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास है देश को। देश जानता है कि देश को अगर सिरमौर बना सकते हैं तो नरेंद्र भाई मोदी बना सकते हैं। मोदी जी ने गारंटी ली है कि 2047 तक देश विकसित राष्ट्र होगा। विकसित राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा 2 शहजादे मिलकर एक बार फिर से फ्लॉप फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता ने पहले से इस फिल्म को सुपर फ्लॉप घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस श्री D.Y. चंद्रचूड़ सिंह ने कि संविधान पीठ ने इलेक्ट्रिक और बॉन्ड का जो खुलासा किया है, जिस कंपनियों का 500 करोड़ की आमदनी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 1500 और 200 करोड़ रुपए चंदा लिया है। और उसके बाद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति पराक्रम प्रभाकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रिक बॉन्ड है और विश्व की जो घोटाला हुआ है, ऐसा घोटाला विश्व में कभी नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में असंतोष, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष और भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं 100 भी पार नहीं करने पा रही। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। श्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी इस देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। चलिए जनता के बीच में चलते हैं, लेकिन माइक वही जाएगा जो संयमित तरीके से अपनी बात को रखेगा। माइक उसी के पास जाएगा जो संयमित तरीके से अपनी बात रखेगा। शोर मचाने वाले, हल्ला हंगामा करने वाले के पास माइक नहीं जाएगा। चर्चा होनी चाहिए, ये शोर मचाने का मंच नहीं है और न ही आपकी पॉलिटिकल रैली है जहां जितना ऊंचा चिल्लाएंगे आपके नेता आपसे खुश होंगे। आप मुझे मत बताइए डिबेट कैसे करनी है, आप शांति से बैठिए। मैडम, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ बसपा वालों से कि ये जो देश की जनता को जो 5 किलो गेहूं देकर ये हराम की आदत डाल रहे हैं, शब्दों को संभाल के आप मुद्दा उठाइए। शब्दों को संभाल। ये आजकल आपने ऐड देखा होगा, ये खुद क्या कहते हैं, मोदी जी हर सोशल मीडिया पर हर कहीं पर उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है। तो ऐसे ये जनता को 5 किलो गेहूं का लालच देकर ये कब तक जनता को गुमराह करेंगे? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से। आप मुझे बताइए, बेरोजगारी के ऊपर बताइए, ये जितने युवा हैं, ये बसपा वाले जितने भी नारा लगा रहे हैं, इनमें से पूछिए एम्प्लॉयमेंट इनके पास कितनों के पास है? सब लोग बेरोजगार हैं। 5 किलो गेहूं का लालच देके देश की जनता को गुमराह करा जा रहा है और इस बार मोदी जी दोबारा कभी नहीं आएंगे, ये जनता ने फैसला कर लिया है। आपका सवाल मैं लिए चलती हूँ बीजेपी के पास। ये जो राशन देने की योजना है जो कोरोना काल में शुरू हुई थी, अब बार बार इसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है और इस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या आप एक वर्ग को साधने के लिए, उनका वोट लेने के लिए इस तरह कर रहे हैं? अभी प्रश्न आया, मेरे साथी ने कहा कि ये हराम की आदत डाली जा रही है। आप भी शब्दों को संभालिए, मेरे साथी ने कहा, खंडन करते हैं आप इस तरह के किसी भी बेकार शब्द का। मां बहस की कोई जगह नहीं है। गरीबों को अन्न मिले, ये मोदी की गारंटी है। इस देश में कोई भूखा न सोए, ये मोदी जी की गारंटी है। कोई बिना छत के न रहे, ये मोदी जी की गारंटी है। किसी को बिना राशन के न रहे, ये मोदी जी की गारंटी है। आज यार गरीबों की सुन रही है मोदी सरकार, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये गरीबों की सरकार है, गरीबों के आशीर्वाद से सरकार बनी है। नरेंद्र भाई मोदी को सभी जातियों का समर्थन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कुछ और प्रश्न जनता के बीच में लिए चलते हैं। एक सेकंड। आप बोल चुके आपका क्या नाम है? बोलिए, क्या नाम है आपका? मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? मुझे रेजन नहीं चाहिए, रहबरी पे सवाल है। पहली चीज, आपने कहा मोदी जी की गारंटी, अरे रोजगार की गारंटी कहाँ है? ये तो रहे मोदी जी रोजगार की गारंटी, ले लो। हर साल 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, 10 साल गुजर गए, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? पहले सरकारों में यूपी का मतलब हुआ करता था, यू का मतलब हुआ करता था उत्पीड़न और पी का मतलब हुआ करता था पक्षपात। आज देखिए,
पहले का समय आप जो है देख लीजिए और आप सर्वे करवा लीजिए। युवाओं के लिए चाहे वो शिक्षा की बात हो, पूरे देश के अंदर कितने विश्वविद्यालय बनाने का काम किया गया। जो पहले की सरकारें गड्ढे करवाने का काम करती थी और आज की सरकारें जो है सड़कें बनवाने का काम कर रही है। आज गैंगस्टरों को और अपराधियों को जेल की सलाखों को पीछे जो है डालने का काम किया है। आज हमारी माँ बहन बेटियां दिन में तो छोड़ो, रात को 12 बजे भी अपने घर सुरक्षित पहुंच पाती है। मेरा नाम हेमंत है। मेरा नाम हेमंत है। इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों से बात कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के जो राहुल गांधी हैं वो कहते हैं 85% आरक्षण लाएंगे, 50% की जो बैरियर है उसको खत्म करेंगे। जो अखिलेश यादव है वो कहते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हम पीडीए के प्रत्याशियों को पीडीए का हमें वोट चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसमें कि आरक्षण की बेहद जरूरत है, सबसे पहले उन्हें आरक्षण यहाँ लागू करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है, वो 85% आरक्षण लाएंगे। पीडीए के लिए आरक्षण की बात करते हैं राहुल। एक बात बताइए मुझे, अभी जो है 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया। योगी जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, योगी जी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। कहाँ है रोजगार? युवा बेरोजगार हो गया है उत्तर प्रदेश में। देखिए, इस सरकार ने विश्वविद्यालय दिया है, सुरक्षा की बात तो सरकार में मिली है, और जो रोजगार की बात है 72,000 शिक्षकों की भर्ती केवल निष्पक्ष योगी सरकार के द्वारा की गई थी, और पिछली की सरकारों में केवल एक ही समाज के लोगों को लगा दिया जाता था। केवल योगी जी की सरकार में मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, इनके इंडिया अलायंस में लगभग 26 पार्टियां हैं। 26 पार्टियां 26 घोषणा पत्र लेके आ रही हैं। क्या वो 5 साल में सभी वादे पूरे होंगे? क्या कैसे युवा इंडिया अलायंस पर भरोसा करे? कैसे इनको वोट दे? मैं फिर लौटूंगी जनता के बीच में। चर्चा का रुख करते हैं, आप सभी लोग बैठ जाइए, मैं फिर दोबारा आऊंगी आपके बीच में। जिन लोगों ने बात रखी है उसमें प्रश्न INDIA के पास ये आया है कि आपकी अलायंस में जितनी पार्टियां हैं 26, 27, 28, हर किसी का अपना घोषणा पत्र है, ना तो आप उसको लेकर एक मत हो पाए। सीट शेयरिंग को लेकर इतना वक्त लग गया, फिर भी अभी बहुत जगह सिचुएशन क्लियर नहीं है। कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल में अलग लड़ रही है, यूपी में भी हमने देखा बहुत एंड मोमेंट पे जाके आपकी सहमति बनी। तो जनता कंफ्यूजन पसंद नहीं करती। पीएम कौन होगा, लीडरशिप किसके हाथ में होगी, चेहरों पे चेहरे हैं आपके यहाँ। लोकतंत्र विरोधी ये लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं। 26 पार्टियों के एक गठबंधन को ये महागठबंधन कहते हैं, और 40 पार्टियों के गठबंधन जो एनडीए है वो कौन सा गठबंधन हुआ? ये 40 छोटी छोटी पार्टियां जिनका न कोई एक सांसद है न विधायक है, ये कितने पार्टियों का गठबंधन कर रहे हो? अरे देश को बचाने के लिए ये गठबंधन बना है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन बना है, संविधान को बचाने के लिए गठबंधन बना है। और देश के अंदर जो भाजपा के द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जिसको सड़क पर एक्सटॉर्शन कहते हैं, उसको मोदी सरकार ने उस चौथ वसूली को इन्होंने कानूनी आमला दे करके, इलेक्टोरल बॉन्ड करके बार बार हर टीवी डिबेट में ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ रहा है। लेकिन उस इलेक्टोरल बॉन्ड में तो लिस्ट है ना, बीजेपी को कितना चंदा आया, कांग्रेस को कितना चंदा आया, समाजवादी पार्टी को कितना चंदा आया, लिस्ट तो सारी है, किसी का कम है किसी का ज्यादा, चंदा तो सभी के पास आया। आप एक मिनट रुकिए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो मोदी सरकार ने, जिसको कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन साहब पर जो कहा जाता है, उसको उन्होंने कानूनी हमला दे करके हजारों करोड़ रुपए डराओ, डंडा दिखाओ और ईडी भेजो, सीबीआई भेजो और चौथ वसूली करो, इसके लिए बनाया। आप बताइए, 250 करोड़ रुपए बीफ कंपनी एक्सपोर्ट करने वालों से इन्होंने चंदा वसूली किया। आप बताइए, जिसके खिलाफ ईडी का केस था उससे वसूली किया। ये सवाल बीजेपी के पास लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2024 की जो जंग है ये भ्रष्टाचार समाप्त करने की भी जंग है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपको घेरा जा रहा है। मुझे गर्व है अपने नेता पर कि विपक्ष के नेता भी आज नरेंद्र भाई मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए, और जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे तो वो जेल में है भ्रष्टाचार के कारण या फिर बेल पर हैं, जेल पर है या बेल पर है, जितने भी बेईमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने किया है। इसी कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। वो कह रहे हैं सीबीआई ईडी जो है वो विपक्ष को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नेताओं को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और केवल विपक्षी नेताओं के घर पे रेड पड़ रही है। 70 साल में कांग्रेस का सरकार रहा,
उन्होंने सीबीआई को तोते की तरह रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईडी और सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और उन्होंने बेईमान और भ्रष्टाचारों को एक अंदर करने का काम किया है। सभी भ्रष्टाचारी या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सिर्फ अपने बचाने के चक्कर में गठबंधन करे हुए हैं। इनका गठबंधन जनता कौन बात रखना चाहता है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए जी। आप बोल चुके हैं। आप बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, इनसे सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। अब की बार भाजपा सरकार बाहर है और इनका एक नारा है अब की बार 400 पार। मैं कहूंगा अब की बार 400 पार ये डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाएंगे और जितनी बेरोजगारी है बेरोजगारी अब की बार मोदी बाहर, अब की बार मोदी बाहर, अब की बार मोदी देश से बाहर। क्या नाम है आपका और मुद्दे क्या है? मैडम मैं दिनेश कुमार। मैंने पहले भी प्रश्न किया कि चुनाव वास्तविक मुद्दों पर होना चाहिए। वाकई नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। आपने किसानों की दुगनी आय की बात तो की थी, लेकिन आप 1100 वाली डीएपी 1800 की है, 50 किलो बोरी पहले 45 की और 40 की। पहले कहे सिंचाई मुफ्त करेंगे, अब ट्यूबवेल पे मीटर लगा रहे हो। हर पेपर आउट करो, नौजवान परेशान, किसान और सरकारी कर्मचारी परेशान। ये बोलने को ना तैयार। 10 पेंशन लेंगे, 32 साल सेवा के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे। कुछ और लोग आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। मैं मुख्य आरक्षण के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैडम मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो हैं ये बहुत कहते हैं राशन बांट रहे हैं। ये बताइए मैडम, ये 5 किलो जो राशन दे रहे हैं उसमें इस भयंकर गर्मी में बाजरा दे रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता इस गर्मी में बाजरा खाएंगे? ऐसा चावल जो जानवर न खा पाए ऐसा राशन बांट रहे हैं। इतनी भयंकर गर्मी में बाजरा। मैं एम ए खान गांधी। हमारी मादरे दरसगाह पर बात आई। अलीगढ़ हमारे किसी भाजपा के दोस्त ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात उठाई, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री की कथनी और करनी को लेकर एक मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से उठाऊंगा कि यहाँ के स्थानीय सांसद और एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कभी आतंकवादियों का अड्डा बताते हैं, लेकिन वहीं के वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में भी भेजते हैं। पूछ तो लीजिए, क्या आरक्षण SC/ST के छात्रों को मिलेगा क्या? दूसरा, मैं कांग्रेस प्रत्याशी से कहना चाहता हूं कि जनता पूछ रही है आखिर कांग्रेस किससे न्याय मांग रही है? 70 साल का इतिहास तो बता दो, लेकिन सपा वाले सुन लें, घरों में तमंचाबाज नहीं चलेगा। योगी जी ने फर्जी तमंचों की फैक्ट्री को डिफेंस कॉरिडोर में परिवर्तित कर दिया है। प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी करने का काम करेंगे तो योगी जी का बुलडोजर बैठा है। इस देश का युवा केवल राष्ट्रवाद पर वोट करने के लिए जा रहा है, झंडावादी वोट। निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इस देश में 80 लाख कर्मचारी है और यूपी में 14 लाख कर्मचारी है और पेंशन बहुत जरूरी है। मैं आपसे इस मीडिया के माध्यम एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो पेंशन की बात करेगा वही जो महिलाओं की बात करते हैं, ये महिलाओं की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर की बेटी के साथ क्या हुआ? संदेश खाली ममता, टीपू और बुआजी सबका संकट एक है। जीत रहा है चौकीदार, चौकी नियत नहीं है। मैडम यूपी को बंगाल नहीं बनने देंगे। 2004 में ममता, टीपू और बुआजी सबका संकट एक है। जीत रहा है चौकीदार, चौकी नियत नहीं है। आप लोग इस तरह का वाद विवाद नहीं, स्वस्थ चर्चा करिए, स्वस्थ चर्चा। कुछ लोग रह गए यहाँ पर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। शांति से बैठिए आप लोग, वहाँ पे शांति से बैठिए। मैम मुझे कहना है सब एक सवाल का मैं बीजेपी जो प्रवक्ता है मैं उनसे एक सवाल करता हूँ। एक शेर के साथ, हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। ये साथ अगर हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा और हम दोनों में प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता से, या जितने मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कि ये जिन्ना पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान से फंडिंग क्यों करते हो? क्यों उनसे पैसे लेते हो, चुनाव लड़ते हो? जिन्ना का जिक्र बीएसपी की तरफ से आया।
जिना का जिक्र बीएसपी की तरफ से आया, वो प्रत्याशी मेरे साथ बात करके गए, उन्होंने जिना का जिक्र किया। मेरे जिना के जिक्र की आज की डेट में भारत में कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप आज के मुद्दों पर बात जिन पाकिस्तान की ये बार बार जिक्र करते हैं, जिन पे कौन करते हैं? मेरे सामने बसपा का प्रत्याशी क्या सब जानती हैं, आप मीडिया से आप सब जानती है, पूरा हिंदुस्तान भी जानता है। लेकिन आप ये सोचें, जिस चीज का ये लोग जिक्र करते हैं पाकिस्तानियों, हमें मतलब क्या? हमें जहां जाना नहीं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हमें उन चीजों का जिक्र क्या करना? हमें उनसे पैसों से क्या मतलब है? चलिए बीजेपी का रुख करते हैं। ये बताइए, 2024 के चुनाव में जिक्र यहाँ पर बसपा की तरफ से शुरू हुआ, लेकिन नाम ऐसा था कि उसने फौरन आग पकड़ ली, जिना। उसके बाद पाकिस्तान की भी बात हुई, हिंदुस्तान में भाईचारे की भी बात हुई, और सब बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि जिस व्यक्ति की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ, उस जिन्ना के समर्थक भी यहाँ बैठे हैं। जिस जिन्ना की वजह से इस देश के टुकड़े टुकड़े हुए, उस जिन्ना के समर्थक भी यहाँ बैठे हैं। एक अभी ऑर्डिनेंस से बात आई थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलित और पिछड़ों को आरक्षण मिले। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता खड़े हैं, इनके नेता पिछड़ों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव मानते हैं। अखिलेश यादव अपने को पिछड़ों का नेता मानते हैं। ये कहें कि यूनिवर्सिटी में दलितों और पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने भी दलित और पिछड़ों को एएमयू में आरक्षण की वकालत नहीं की है। बताइए, आपने भी सरकार चलाई, आपको लेकर भी सवाल उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं एएमयू में इस तरह की बात आप लोगों ने पहले की? शायद हमारे पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका कुछ ज्ञान कम है। अभी कल अलीगढ़ में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले वो कहते थे कि मैं पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हूं, और पिछड़े वर्ग के नाम पर हिंदुस्तान के तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट लेकर के सरकार बना ली। मैं पूछना चाहता हूं, राज्यसभा में प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दलितों और पिछड़ों को आरक्षण की जरूरत नहीं है, कि वो मंदबुद्धि से काम करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी अगर पिछड़े वर्ग के हैं तो वो भी मंदबुद्धि से काम करते हैं? वो अलीगढ़ की सरजमी पे आके कल मुझे बताएं। मैंने एक प्रश्न पूछा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलित और पिछड़ों के आरक्षण की ये हिमायत करते हैं या नहीं करते? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने को पिछड़ों का नेता समझती है, पिछड़ों का हमदर्द समझती है। पिछड़ों और दलितों का ये समर्थन करते कि नहीं करते? मेरे प्रश्न का जवाब दें। चलिए, वो सवाल मैंने उनसे पूछा और उनका जवाब भी आप लोगों ने सुना। सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट नहीं किया। देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे ये आरक्षण विरोधी लोग देश के अंदर आरक्षण की बात करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में खड़े होकर कहते हैं न तो हम नौकरी में आरक्षण देना चाहते, न किसी व्यवस्था में आरक्षण देना चाहते, वो एएमयू में आरक्षण की बात करते। थोड़ी तो शर्म करो। और रही बात, एक मिनट, एक सेकंड का और मौका दे। देखिए, देश इस तरह बेरोजगारी से करा रहा है, देश महंगाई से करा रहा है, और देश की महिला देश को मणिपुर नहीं बनने देगी, और देश की महिला भाजपाइयों से बचाने के लिए आज महिला पूरी खराब में खड़ी। लास्ट 5-7 मिनट का वक्त है मेरे पास। मैं चाहती हूँ मुद्दों पर भी चर्चा हो। आप सुन रहे हैं कि धरती भले ही अलीगढ़ की है, लेकिन बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की भी हो रही है, जिना की भी हो रही है, पीओके की भी हो रही है। ऐसा है कि बात होनी चाहिए रोजगार के लिए, बात होनी चाहिए भाईचारे के लिए, बात होनी चाहिए नौकरियों के लिए, बात होनी चाहिए एक दूसरे से मिलकर रहने की। जो लोग अगर ये कह रहे हैं कि इतना दरार दो भाइयों में पैदा कर दे, ये देश का नुकसान है, इसे भूल जाए। अगर इनके बस की बात, अगर किसी आदमी को बर्बाद करना है तो उसे खाने पीने के लिए घर पहुंचा दीजिए, वो काम ही छोड़ देगा। क्या बात है? तो बात हमेशा हमारे किसी से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इख्तलाफ ये है कि देश को जिस सिमत में ले जा रहे हैं, ये देश के लिए हित में नहीं है। चलिए, जनता के बीच से एक सेकंड, मेरा सवाल आप सभी लोगों से, शांत हो जाइए, सवाल सुन लीजिए, आप ही लोगों को जवाब देना है। थोड़ी देर पहले आप ही लोगों के बीच से एक चर्चा उठी, और उस चर्चा में ये कहा गया कि यहाँ पर बीजेपी के जितने सपोर्टर मौजूद हैं वो सब अशिक्षित हैं या बेरोजगार हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। अब मुझे बताइए, आप राजनीति में क्यों है? आप देश के लिए है, विचारधारा के लिए, या मजबूर है? तीनों ठगबंधन के प्रत्याशी और प्रतिनिधि खड़े, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये एएमयू में आरक्षण के विषय पे हमारे साथ हैं? क्या ये पीओ के भारत में मिले, क्या ये उस विषय पे हमारे साथ हैं? आज भारत के अंदर बुलेट ट्रेन है, क्या ये उसमें हमारे साथ है? और संविधान बचाओ,
हैं, दलितों का आरक्षण खत्म करने वाले सपा के सांसद उन्होंने बिल फाड़ दिया, कांग्रेस पार्टी के हाथों से बिल फाड़ दिया इन लोगों ने। आज ये लोग सवाल करेंगे जिनके समय में ABCD की नई परिभाषा दे दी गई थी। A फॉर आदर्श स्कैम कहलाता था, B फॉर घोटाला कहलाता, C फॉर कॉमनवेल्थ घोटाला और D फॉर तमाशा कारोबार। ये जो कांग्रेस के व्यक्ति जो बता रहे हैं सभी लोग अशिक्षित हैं, मैं इस विषय पर इनसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ चुनौती रख रहे हैं कांग्रेस के लोग और ये लोग कांग्रेस के लोग खड़े बता रहे हैं अशिक्षित है। चुनौती देकर के इनसे कह रहा हूँ अपनी क्वालिफिकेशन बता दें और ज्ञान में आ जाएं। काला धन आज तक नहीं आया, बल्कि बैंक से लोग करोड़ों रुपए लेकर भागे, आज तक पैसा वापस नहीं आया। और भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री भाजपा की शामिल कर रहे हैं कि भाजपा जो है भ्रष्टाचारियों का बाजी मशीन है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद ये मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं जिनपे सत्ता में आए। इनके आज भी कांग्रेस हर मंच से कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस को दोषी ठहराते हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान 2014 से उत्तर प्रदेश में इतनी गुंडागर्दी और इतनी चोरी डकैतियां हो रही थी जिसका कोई पारावार नहीं। लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। आज यह स्थिति है कि आज बहन बेटी आधी रात में कभी भी अपने घर से निकल सकती है। आज उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी है मोदी सरकार। सतीश गौतम दोनों तरफ से सवाल और दावे, दोनों तरफ से। फिर मेरी अपील, संयमित होकर बैठे रहिए। ज्यादातर आप लोगों की बातें सुन ली गई है, ज्यादातर आप लोगों की बातें आ गई हैं। मेरे पास लास्ट कुछ मिनट का वक्त है। मैं चाहती हूँ उसमें एक बार सबसे हम लोग कमेंट्स लें। जवाबदेही सीधे तौर पर आपकी है क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं और अलीगढ़ में लगभग सभी जो पद हैं, सांसद जैसे मैंने जिक्र किया, विधायक, जिलाध्यक्ष, पार्षद, सब आपके पास है। अब प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी अपनी गारंटी की बात करेंगे, लेकिन लोकल रिपोर्ट कार्ड जो आपके प्रत्याशी का है, जो आपकी पार्टी का है, जनता उस पर मुहर लगाएगी। मैं अपने लोकप्रिय सांसद माननीय सतीश गौतम जी द्वारा 10 वर्ष में किए गए कार्यों के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि अलीगढ़ में जिस स्थान पर ये डिबेट हो रही है, कल्याण हैबिटेट सेंटर का निर्माण आदरणीय सतीश गौतम जी के सहयोग से हुआ। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का यहाँ निर्माण माननीय सतीश गौतम जी के उससे हुआ और डिफेंस कॉरिडोर जीटी रोड को आपने अपने सारे मुद्दे सामने रख दिए और ये बता दिया कि बीते 10 सालों में क्या काम हुआ है, बीते 5 सालों में आपने क्या कुछ यहाँ बदला है। लेकिन ये अलीगढ़ की जनता है, ये अलीगढ़ की जनता है जो दूसरे चरण में वोट डालने के लिए पहुंचेगी। उसने भी अपने मुद्दों का जिक्र कर दिया है। बहरहाल अब देखना ये है कि दूसरे चरण में जनता किसको चुनती है। क्या बीजेपी अपना ये किला बरकरार रख पाएगी या फिर जनता यहाँ पर परिवर्तन के साथ जाएगी। चुनाव एक्सप्रेस में अलीगढ़ से बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप सभी के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय खत्म हो गया है, तो कल फिर मिलेंगे आपसे। अगले लोकसभा क्षेत्र में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए